बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 अगस्त और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, हो सके तो इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है जो आपके सामने रखनी है, और वो खबर ये है कि नून लीग इतने प्रेशर में आ गई है, इतनी बुखला गई है कि नून लीग ने अब अपने ही गोल पोस्ट के अंदर गोल करना शुरू कर दिया है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा को, और उस इंटरव्यू में ऐसे ऐसे कन्फेशन या ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा गए कि जो नून लीग का पिछले 5 साल का पूरा बयानिया था उसे धबड़दूस कर दिया। जी हाँ, नून लीग क्या बयानिया बनाती रही पिछले 4-5 साल, वो आप सबको याद है कि नून लीग लगातार पिछले 4-5 साल ये तमाम लोगों को बताती रही कि बुनियादी तौर पर इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद मिले हुए थे। इमरान खान ने उन्हें आर्मी चीफ लगाना था, और आर्मी चीफ लगाने के बाद इमरान खान ने सारी नून लीग को जेल में डालना था। ये सारी की सारी गेम जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान की थी। ये सब कुछ बताते रहे नून लीग वाले, बार बार मीडिया पर आकर इनके सीनियर तरीन जो लीडरान थे वो इस बात का बार बार इशारा करते रहे। अब क्या हुआ? अब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने जनाब टेलीविज़न पर एक किस्सा सुना दिया, बल्कि बढ़ बढ़ के उन्होंने शाहजेब खानजादा को कहा कि मैं आपको पूरा किस्सा सुनाता हूँ, आप ज़रा पूरा किस्सा मेरा सुन लीजिए। आप पूरा किस्सा सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के घर पर, जनरल बाजवा के ससुर के घर पर जनरल फैज़ हमीद के साथ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात हुई। ये मुलाकात जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बारे में थी। वही जनरल बाजवा जो कहते रहे मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता था, अब दरो दीवार और हर शख्स चीख चीख कर कह रहा है कि वो मरे जा रहे थे एक्सटेंशन के लिए। तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के बकौल जनरल फैज़ ने उनसे पूछा कि आप लोग एक्सटेंशन के मामले पर क्या कर रहे हैं, क्या आप एक्सटेंशन में जनरल बाजवा को वोट दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी दे रहे हैं। उन्होंने कहा आपकी शराइत क्या है? उन्होंने कहा हमारी कोई शराइत नहीं है। जिसके जवाब में अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ, जनरल फैज़ हमीद ने उन्हें कहा कि हम इमरान खान से रज गए, हमारा दिल भर गया है। आपको जून तक, ये 2019 की बात हो रही है, जून 2019, और ये ज़हन में रखिए तकरीबन अगस्त के एंड और सितंबर में इमरान खान की हुकूमत आई थी 2018 में, तो ये जून 2019 में हुकूमत देने की बात हो रही है। 1 साल से भी कम अरसे में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने हमें कहा कि हम रज गए हैं, आप पहले मरहले में पंजाब की गवर्नमेंट ले लें, फिर आपको फेडरल गवर्नमेंट दे देंगे। अब अगर ख्वाजा आसिफ साहब की बात पर यकीन कर लिया जाए, जो कि नून लीग अब क्लेम कर रही है, तो इसका मतलब है फिर जनरल फैज़ तो आपके साथ मिले हुए थे, फिर जो जनरल बाजवा थे वो आपके साथ मिले हुए थे, और हुकूमत बनने के 6 महीने के बाद ही मिले हुए थे। तो फिर आप ये किस चक्कर में कह रहे थे कि इमरान खान उन्हें आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, और इमरान खान ये करना चाहते थे और वो करना चाहते थे? इसका मतलब वो तमाम बयानिया झूठ था, और इनका वो तमाम बयानिया जो है वो अब किसी काबिल नहीं रहा, और इनको अब खुद समझ नहीं है कि उस बयानिए का अब ये तोड़ क्या करें, क्योंकि इस वक्त जितने प्रेशर में ये, इन्हें अपनी हुकूमत भी जाती नज़र आ रही है, और आने वाले वक्त में ये अपने आप को जेलों में भी देख रहे हैं। जो कुछ इन्होंने जुल्म किए हुए हैं उसके ऊपर बुखला कर ये ऐसे बयानात दे रहे हैं कि जिसकी समझ से बाहर है कि जो इनका अपना पूरा नैरेटिव था कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान इकट्ठे हैं, आज ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद और नून लीग वाले इकट्ठे थे। असल में तो ये तमाम की तमाम मिलके साजिश जो है वो इन्होंने इकट्ठे की थी। अब देखते हैं कि जनरल फैज़ हमीद इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूरी है। ये तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयानिया है, ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जनरल फैज़ हमीद इसके ऊपर क्या कहते हैं उसका इंतज़ार करते हैं कि वो इसको डिनाई करते हैं कि नहीं। ज़ाहिर अगर डिनाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब फिर ये कि वो अग्री कर रहे हैं इनके इस पॉइंट से, लेकिन अगर वो डिनाई करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि ख्वाजा साहब आदतन एक और झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। वो है कि डॉक्टर मारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, आपको पता ही है कि वो एक प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी गवादर में, उसमें कुछ जानें भी जा चुकी थी, और अब उनको जो गिरफ्तार किया गया उसमें ताकत का इस्तेमाल किया गया, उन्हें धक्के मारे गए, उन्हें आलमोस्ट उठाकर उस वैन के अंदर फेंका गया है। हम पहले भी बार बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर चुके हैं
कि बलूचिस्तान के मामलात जो है उन्हें बहुत ही ख्याल के साथ हैंडल किया जाए। बलूचिस्तान के मामलात हाथ से निकल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही निकल रहे हैं जैसे मुट्ठी में से रेत निकलती है। हम गुजारिश करेंगे अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फ़ैसले कर रही है कि बलूचिस्तान के मामलात को डिफरेंट तरीके से लें। चलें, आपने जो हमारे साथ किया, जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया, वो एक तरफ बात, लेकिन बलूचिस्तान की जो पार्टीज़ हैं या जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके साथ आप ताकत का इस्तेमाल ना करें, बैठकर बात करें, मामलात को बातचीत से हल करें। ये जिस तरीके तरफ जा रहे हैं और जिस तरीके से आज मारंग बलोच को गिरफ़्तार किया गया है और जो उसमें तरीक़ाकार अपनाया गया है, ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं है और इस तरीक़ाकार के नुकसानात ज़्यादा होंगे, फ़वाइद कम होंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस चीज़ से इज्तनाब रहा जाए, इज्तनाब किया जाए। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने, रऊफ़ हसन साहब की पीका एक्ट के अंदर जो मुकदमा था उसके अंदर ज़मानत हो गई है, लेकिन उनको पहले ही दहशतगर्द बना दिया गया है, आपको पता ही है, और दहशतगर्दी के मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब उनकी रिहाई हो जानी थी। अगर उनको गिरफ़्तार ना किया होता दहशतगर्दी के मुकदमे में, तो इस वक्त जब हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, रऊफ़ हसन अब दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तार हैं और सिर्फ सादा दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि उन्हें रॉ का एजेंट बनाकर पेश किया गया है। जी हाँ, रऊफ़ हसन के बारे में कहा जा रहा है कि उनके रॉ के साथ ताल्लुकात थे। ऐसे ही है जैसे मुल्क से बाहर बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी प्रोफेसर्स, हिंदुस्तानी थिंक टैंक्स के साथ काम करते हैं, अब अपने लफाफा सहाफ़ियों से ये ट्वीट करवाए जा रहे हैं कि करण थापर जो मारूफ हिंदुस्तानी एक पत्रकार हैं, मतलब कि उनके जर्नलिस्ट हैं, वो करण थापर के साथ मिलकर रऊफ़ हसन जो है वो रॉ से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। ये लिफाफों से ट्वीट करवाए जा रहे हैं और रॉ के साथ गठजोड़ था। अब मुझे लग रहा है कि चंद दिन पहले एक ख़बर सामने आई थी और एक ट्विटर अकाउंट ने एक ख़बर दी थी और ख़बर ये थी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रॉ के साथ जोड़ा जाएगा। जो दफ्तर से कंप्यूटर उठाए गए, जो फाइलें उठाई गई, उनमें झूठे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनका रॉ से रिलेशनशिप है और उसमें कोई ना कोई ख़ुद साख्ता बनाकर कम्युनिकेशन डाल दी जाएगी रॉ के साथ या किसी और एजेंसी के साथ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मुल्क दुश्मन पार्टी बनाकर उसके ऊपर कोई ना कोई काम किया जाएगा। ये एक दो दिन पहले एक स्टोरी आई थी और अब जो कुछ रऊफ़ हसन साहब के साथ किया जा रहा है या बताया जा रहा है, वो इटसेल्फ बता रहा है कि मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और वो ख़बर है जनाब नदीम अफजल चंद साहब के बारे में। नदीम अफजल चंद साहब ने ये फरमाया है कि असल में नून लीग ने पीपल्स पार्टी से भी धांधली की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब हम तो समझते थे कि उन्होंने मिलके की है, अब ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि असल में इन्होंने एक दूसरे के साथ भी धांधली की है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं की, बकौल नदीम अफजल चंद के जो उनकी अपनी सीट थी वो नून लीग ने धांधली से छीनी है। तो उसके बावजूद इनसे कोई पूछे कि फिर उसके बावजूद आपने वजारत उस्मा का वोट जो है, अगर नून लीग ने आपके साथ धांधली की तो फिर किस तरह की सियासी जमात है आप कि वजारत उस्मा का वोट फिर भी आपने नून लीग को दिया। हुकूमत आपने फिर भी नून लीग की बनवाई, हुकूमत के अंदर आप हिस्सेदार भी हैं, मसलन गवर्नर आपने लिए हुए हैं, उसी हुकूमत का एक बेनिफिट है, वज़ीर आज़म गवर्नर को लगाता है, तो आपने अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बनवाया और हर जगह पर गवर्नर आपके बैठे हुए हैं, आपने हिस्सा लिया और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके साथ धांधली हुई। तो कोई एक साइड पर आ जाएं, एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लें कि आपके साथ धांधली हुई है या आपके साथ धांधली नहीं हुई। ये ज़रा एक साइड पर होकर पहले फ़ैसला कर ले और फिर बताएं कि इसमें सच क्या है और इसमें झूठ क्या है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने देंगे कि पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा ने एक बहुत ही बेअक्ली, मैं कहूँगा कम अक्ली कहूँगा, बहुत ही स्टूपिड हरकत की है। या तो पहले नहीं करनी चाहिए थी अगर इतना तप्पड़ नहीं है, और अगर कर लिया था तो खड़े होना चाहिए था। जो इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई उसके ऊपर पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की। प्रेस रिलीज़ जारी की उसमें जो इज़राइल की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं और जो मज़ालम हैं उनकी बात भी की। सिर्फ एक लाइन डाली गई उस प्रेस रिलीज़ के अंदर, लेकिन फिर साथ ही थोड़ी देर के बाद ही उस प्रेस रिलीज़ को डिलीट कर दिया गया अकाउंट से। एक नई प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें इसराइल का कोई ज़िक्र जो है वो नहीं था, उसके ज़िक्र को निकाल दिया गया। इस कदर ये लोग डरते हैं, इस कदर ये लोग सहमे हुए हैं, इस कदर ये लोग जो हैं इनके अंदर
डर बैठा हुआ है कि जो इंसाफ की बात है ये वो भी नहीं कर सकते, और इसराइल का नाम सिर्फ एक लाइन में लिखा था उसको भी इन्हें मिटाना पड़ा। और इस कदर ये बुज़दिल हुकूमत है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपना जो इक़्तिदार है उसको तूल देने के लिए, ये आप देख लीजिए कि उम्मत मुसलमान का जो सबसे बड़ा इस टाइम मसला और सबसे बड़े मज़लूम जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनके साथ भी ये लोग बेवफाई कर रहे हैं, उनसे भी ये नज़रें नहीं मिला पा रहे। उनके बारे में प्रेस रिलीज़ जारी करने के बाद उसमें से डिलीट कर दी गई वो प्रेस रिलीज़। अच्छा जी, अगली खबर, आज नए स्पोक्स पर्सन बने हैं ISPR के। जनाब कामरान शाहिद साहब को अपॉइंट कर दिया गया है अब एक अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ DG ISPR के। आप हंस रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हो तो वाकई नहीं सकता क्योंकि ISPR तो फ़ौज का महकमा है। लेकिन आज जो बात ISPR ने बतानी थी वो कामरान शाहिद साहब उसका ऐलान कर रहे थे, तो लग रहा था कि हमारे दोस्त को अब फॉर्मली उसका स्पोक्स पर्सन बना दिया गया है। कामरान शाहिद साहब ने और हमज़ा अज़हर सलाम साहब ने ट्वीट किया है, और दोनों ने बताया है कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो हैं वही DG ISPR रहेंगे। पहले वो मेजर जनरल थे, सबसे पहले इस ओहदे पर एक ब्रिगेडियर साहब हुआ करते थे, फिर मेजर जनरल के लेवल के ऑफिसर्स को इस पर लाया गया। ये पहली दफ़ा होगा कि अब शायद पहले भी एक आध दफ़ा हुआ हो, लेकिन ये मेरे ख्याल में तो पहली दफ़ा होगा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर बैठे शख्स जो हैं वो ISPR को हेड करेंगे। वजूहात जो इसमें कामरान शाहिद और दूसरों ने दी वो ये थी कि जी इस वक्त बयानिए की जंग है, बयानिए को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इस सारे जो प्रोसेस है, इन्वायरमेंट है, इसके अंदर DG ISPR साहब की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए इदारे का फ़ैसला यही है कि मौजूदा हालात के अंदर DG ISPR ही कंटिन्यू करेंगे। अब चलें, ये तो इदारे का फ़ैसला है कि किसने कंटिन्यू करना है, लेकिन इसका ऐलान एक बाकायदा प्रेस रिलीज से होना चाहिए था, या इसका ऐलान इनके DG ISPR के जो ISPR का ट्विटर अकाउंट है उससे होना चाहिए था। ये समझ से बाहर है कि कामरान शाहिद जैसे हमारे जो दोस्त हैं उनसे ये ट्वीट करवाए जा रहे हैं, तो ये समझ से बाहर है कि ये एक नया तरीका आ गया, और ये कब से नया तरीका जो है वो शुरू किया गया है, ये मेरी समझ से भी ये बाहर है कि ऐसा किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था, ये आपने फैसला करना है, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं किया जाना चाहिए था। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे, और वो है कि कच्चे के डाकू जो हैं वो उन्होंने 4 पुलिस एहलकारों को जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, 4 पुलिस एहलकार उनसे लड़ते हुए, और 4 कच्चे के डाकू भी मारे गए हैं। और इसके साथ साथ कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हुए एक SHO को हार्ट अटैक हुआ है और वो भी मारा गया है। मतलब आप देखिए कि 5वीं बड़ी आबादी है, न्यूक्लियर पावर है, वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान में, दुनिया में पाकिस्तान जो है, लेकिन कच्चे के डाकू हमसे काबू नहीं आ रहे। हर रोज़ वो हमले करते हैं, अब तो पुलिस वालों को भी मारते हैं, जहाँ से दिल करे लोगों को अगवा करके तावान वसूल करते हैं, लेकिन हमसे है कि कच्चे के डाकू जो हैं वो हमारे काबू नहीं आ रहे। अच्छा जी, लाहौर डूब गया, शहरी परेशान, इंतज़ामिया गायब, लेकिन कमिश्नर लाहौर ने दावा किया है कि हमने सारा पानी निकाल दिया है। जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको पता है कि हर जगह पर पानी ही पानी है लाहौर में, लेकिन कमिश्नर लाहौर ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हर जगह से पानी निकाल दिया। शोएब भी गायब है, बाजी भी गायब है, सब कुछ गायब है। मॉर्निंग के वीलॉग में आपको दिखाएंगे कि अब तो बाजी के साथ वाले लोग भी कहते हैं कि बाजी यहाँ पर खड़े हों, यहाँ पानी ज़रा कम है, यहाँ से टिकटॉक अच्छी बनेगी। वो सुबह के वीलॉग में वो स्टोरी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मामला जो हैं वो कहाँ तक चले गए हैं। अच्छा जी, एक मुबैना टाउट फ़खर दुरानी साहब, उन्होंने शौकत खानम पर इल्ज़ामात लगाए थे। अब मुबैना तौर पर ख़बर आ रही है कि शौकत खानम के साथ उन्होंने अपने मामला जो हैं वो आउट ऑफ कोर्ट जो हैं वो सेटल कर लिए हैं। जी हाँ, ये फ़खर दुरानी साहब ने जिन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए थे शौकत खानम पर, अब मेरा ख्याल उन्होंने या तो माफ़ी तलाफ़ी कर ली होगी या फ़ाइन दिया होगा। आउट ऑफ कोर्ट तो इसी तरह सेटल हुआ होगा मामलात, तो उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट जो है वो मामलात को सेटल कर लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तबीयत बहुत नासाज है। मेरी मोनस इलाही साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी मुझे बताया है उनकी जो पसलियाँ टूटी थीं उसकी वजह से शायद कोई इन्फेक्शन हुई है अंदर, और उनको शायद बहुत शदीद तकलीफ़ है, शायद आने वाले दिनों में कुछ सर्जरी भी करवानी पड़े। तो आप सबसे इल्तमास है कि दुआ करें चौधरी साहब की सेहतियाबी के लिए। उनकी तबीयत सख्त ख़राब है, जेल के अंदर जो मज़ालम हुए उनकी उम्र का भी तकाज़ा है, बाकी सेहत का भी तकाज़ा है। तो ये तमाम चीज़ों में अब चौधरी साहब की सेहत के लिए बहरहाल आप ज़रूर
जो है वो दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, अगली खबर जो है चीफ जस्टिस पंजाब आलिया नीलम साहबा की तकर्री को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ये खबर है और कुछ और खबरें हैं। इन खबरों को हम कल सुबह के वीलॉग में तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।